नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको इस क्लास में, जो कि इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। और इसमें मैं लगातार कंप्लीट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन हुआ वो लगातार चल रहा है, जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट कर चुका हूँ मराठा एम्पायर के बारे में। जो कंप्लीट क्लास ले रहा था उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगली जो क्लास है वो इस टॉपिक पर रहेगी, जो कि है मराठा पर। मराठा को हमने कंप्लीट कर लिया था बाजीराव प्रथम तक, क्योंकि बाजीराव प्रथम का पूरा जो जीवन रहा, उस जीवन पर मैंने कंप्लीट लास्ट वीडियो में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम उसके आने वाले जो मराठा एम्पायर को संभालने वाले जो पेशवा रहे वो कौन रहे, उसको हम आगे देखेंगे। तो आज हम ब्रिटिश एम्पायर का जो विस्तार हुआ उसी पर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि मराठाओं पर क्लास चल रही है। तो मराठाओं पर बालाजी बाजीराव से हम चालू करेंगे, क्योंकि बाजीराव प्रथम के बाद में बालाजी बाजीराव ने पेशवा की गद्दी संभाली थी। और उसके बाद में उन्होंने अपना कार्यभार कैसे संभाला और कैसे पूरा उन्होंने अपना शासन चलाया, पेशवाई कैसे कंप्लीट की, वो हम इसमें इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि बालाजी बाजीराव के बाद में कौन नए पेशवा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मराठा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं हम मराठा साम्राज्य के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मराठा साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में जो बाजीराव प्रथम के बाद में पेशवा रहे, क्योंकि बाजीराव प्रथम की जो अंतिम सांस उन्होंने ली थी वो 1740 में, यानी कि हम अगर बात करें बाजीराव प्रथम की, बाजीराव प्रथम की बात करें तो ये 1720 से लेकर 1720 ईस्वी से लेके 1740 तक इन्होंने पेशवा रहे ये, और इन्होंने अपना कार्यभार पूरा अच्छे से संभाला। और ये एक अजय पेशवा थे, जिन्होंने की एक भी युद्ध अपने जीवन काल में नहीं हारा था। उसके बाद में अगले जो पेशवा आए वो इन्हीं के भाई थे, जो थे बालाजी बाजीराव, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बालाजी बाजीराव। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा यहां से हम देखने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हम इसको करेंगे, जो कि 1740 में, 1740 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक इन्होंने पेशवाई संभाली और पेशवा रहे। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे बालाजी बाजीराव। उसके बाद में बालाजी बाजीराव के बाद में जो अगले पेशवा बनते हैं उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी और इन्होंने मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन में अपनी क्या भूमिका निभाई, ये सारे पॉइंट्स आज हम इसको देखने वाले हैं। बालाजी बाजीराव को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि है नाना साहब। नोट कर लीजिएगा, नाना साहब के नाम से भी ये जाने जाते थे। नाना साहब कह के भी इनको पुकारा जाता था। अगर हम बालाजी बाजीराव के बारे में बात करें तो बालाजी बाजीराव ने पेशवा की गद्दी 1740 में संभाली थी। उसके बाद में 1749 में इन्होंने मराठा शासक राजा राम, राजा राम द्वितीय उस समय जो मराठा शासक थे, जो कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के घराने से थे, उन्होंने अपनी जो मराठा साम्राज्य संभाला था उसके जो शासक थे, मराठा शासक राजा राम द्वितीय। नोट कीजिएगा, 1749 में, 1749 ईस्वी में मराठा शासक, मराठा जो शासक थे
कौन थे मराठा शासक? नोट कीजिएगा, मराठा शासक थे राजा राम। नोट कीजिएगा, राजा राम, राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय के साथ में एक संधि की थी इन्होंने, ठीक है ना, इनके साथ में एक संधि हुई थी और इस संधि को किस नाम से पुकारा गया है? संघोली की संधि। किस नाम से पुकारा जाता है? संघोली की संधि। संघोली की संधि के नाम से ये जानी जाती है। संघोली की संधि हुई थी ये राजा राम द्वितीय के साथ में 1749 में, जब बालाजी बाजीराव पेशवा बने 1740 में। तो 9 वर्ष के पश्चात में ये संधि की थी और इस संधि के पश्चात राज्य के जो मराठा राज्य था, पूरा एम्पायर था जो, उसके संपूर्ण यानी कि पूरे के पूरे राइट्स, पूर्ण अधिकार अपने पास ले लिए थे। यानी कि इस संधि से इनके पास में क्या हुआ था? पूरे अधिकार, ठीक है ना, राज्य के पूरे अधिकार, राज्य के पूरे अधिकार, पूरे जो अधिकार थे वो अपने पास ले लिए थे। अधिकार इनके पास में आ गए थे। तो इस संधि को याद रखिएगा, 1749 में ये संधि हुई थी मराठा शासक राजा राम द्वितीय के साथ में, और इसको कहा जाता है संगोली की संधि। संगोली की ट्रीटी के नाम से ये जानी जाती है, मराठा शासक राजा राम द्वितीय के बाद साथ में। अब चलते हैं अगला जो एक इंपॉर्टेंट जो ईयर है वो है 1700, इसी के बीच में, यानी कि जब ये मराठा शासक बने, ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। और जब ये 1740 में इन्होंने पेशवाई संभाली थी, तो सबसे पहला कार्य इन्होंने किया था 1742 का। 1742 ईस्वी में जो इन्होंने कार्य किया था वो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 1742 में इन्होंने क्या किया था? 1742 में इन्होंने झांसी मराठाओं का उपनिवेश बन गया था। झांसी है, झांसी जो रियासत थी जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई आगे जाके इसमें रोल प्ले करती हैं। तो 1742 में झांसी ये मराठाओं का, ठीक है, नोट कीजिएगा, मराठाओं का क्या हो गया था? ये उपनिवेश, यानी कि मराठा इस पर अपना शासन कर लिया था और यहाँ पर उपनिवेश की तरह ये अपने अंडर में इनको इसको ले लिया, उपनिवेश बना बालाजी बाजीराव के पेशवाई के समय। उसके बाद में 1749 का समय आता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। 1749 ईस्वी में, इस 1749 ईस्वी में इन्होंने अपने राजा राम द्वितीय के साथ में, जो मराठा शासक थे राजा राम द्वितीय, छत्रपति शिवाजी के जो डिसेंडर रहे, राजा राम द्वितीय के साथ में संगोली की संधि की। संगोली की संधि हुई जिससे कि मराठा राज्य के सारे जो अधिकार थे वो इन्होंने अपने पास में ले लिए थे 1749 में। संगोली की जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी के तहत, ठीक है, नोट कीजिएगा, संगोली की संधि हुई थी राजा राम द्वितीय मराठा शासक के साथ में। उसके बाद में अगला ईयर नोट कीजिएगा, अगला ईयर क्या था उस समय इन्होंने क्या किया था? वो है 1751 का। 1751 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? 1751 में इन्होंने दक्षिण भारत में उड़ीसा पर क्या किया था? 1751 में उड़ीसा पर अपना अधिकार किया था। उड़ीसा पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। उड़ीसा पर अधिकार किया इन्होंने। सारी ईयर्स को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद करना है। उड़ीसा पर अधिकार किया इन्होंने 1751 ईस्वी पर। देन उसके बाद में आगे चलकर इसी समय में 1751 में उड़ीसा के बाद में उससे लगा हुआ
जो राज्य था बंगाल और बिहार, यहां से भी इन्होंने चौथ प्राप्त की। ठीक है ना। 1751 ईस्वी की बात है। यहाँ पर बंगाल और बिहार, बिहार से पर भी अधिकार किया, से अधिकार करने के बाद में यहां से भी, क्योंकि चौथ इनकी एक प्रकार से एक टैक्स हुआ करता था। जिस राज्य पर अधिकार कर लेते थे उस राज्य को अपने अंडर में लेकर वहां के राजा को शासन करने देते थे, और फिर वहां से चौथ यानी कि एक प्रकार का एक कर हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, जो कि एक चौथाई अपने राजस्व का, उस राज्य के राजस्व का एक चौथाई हिस्सा जो टैक्स के रूप में यहाँ पर लिया जाता था मराठा शासकों के द्वारा। तो चौथ प्राप्त की इन्होंने। यहां तक पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। 1742, 1751, 49 और 1751 में बालाजी बाजीराव के साथ में जो कार्य किए गए, वहां तक मैं आपको कंप्लीट यहां तक बता चुका हूं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो 1752 में जो घटना हुई, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो 1740 से लेकर 1761 के बीच में था, तो इसके बीच में इस सन में जो प्रमुख कार्य इनकी पेशवाई में हुए मराठा राज्य के एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए, वो सारे की सारे ईयर मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। तो अगला जो है वो है 1752 में क्या हुआ। 1752 ईस्वी, 1752 ईस्वी में निजाम एवं मराठाओं के बीच में एक संधि हुई, यानी कि निजाम के साथ में भी एक यहाँ पर भिड़ंत होती है, निजाम के साथ में भी एक युद्ध होता है। उस युद्ध में यहाँ पर परिणति ये बनती है कि यहाँ पर निजाम एक संधि के लिए मजबूर हो जाते हैं बालाजी बाजीराव के साथ में। तो निजाम और मराठाओं के साथ में यहाँ पर संधि होती है युद्ध के पश्चात, जिसमें कि इनकी हार होती है। किसकी? निजाम की हार होती है, और निजाम को यहाँ पर संधि के लिए मजबूर कर देते हैं मराठा। और यहाँ पर जो इनके बीच में जो संधि होती है, वो कौन सी संधि होती है ये भी आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो निजाम लिखिएगा आप, निजाम और मराठाओं के बीच में, और मराठा के बीच में क्या होती है? यहाँ पर संधि होती है। वो संधि कौन सी थी? वो संधि थी भलक की संधि। नोट कीजिएगा, भलक। भलक की संधि, भलक की संधि होती है। और इस संधि में यहां पर मराठाओं को क्या, बराड़ का आधा क्षेत्र मिल जाता है। बराड़ जो कि मध्य प्रदेश, आज के समय में देखा जाए तो उसकी अगर ज्योग्राफिकली सिचुएशन देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो नीचे का वाला हिस्सा है, जिसमें कि आज विदर्भ वाला जो क्षेत्र कहलाता है, विदर्भ से फैला हुआ जो क्षेत्र था, वो उस समय बराड़ का क्षेत्र कहलाता था, जो कि निजाम के अंडर में आता था। वो जो हिस्सा है वो मराठाओं को यहाँ पर मिल जाता है। किस संधि से? भलक की संधि से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस संधि से क्या मिलता है? बराड़ का हिस्सा मिल जाता है, बराड़ का आधा हिस्सा। ठीक है, नोट कीजिएगा, बराड़ का आधा हिस्सा यहाँ पर मिल जाता है। बराड़ का आधा क्षेत्र, आधा क्षेत्र प्राप्त होता है। किसको? मराठाओं को। बराड़ का आधा क्षेत्र मराठाओं को यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि निजाम के साथ में भलक संधि, भलक की जो संधि होती है, भलक की जो ट्रीटी होती है, उससे मिलता है। अब आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट ईयर उसको भी नोट कीजिएगा, जो कि बालाजी बाजीराव के समय ही होता है। नोट करते जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट ईयर मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूं। और अगला जो ईयर है वो है 1757 का। 1757 ईस्वी में क्या होता है? 1757 का जो युद्ध का ईस्वी में बालाजी बाजीराव के समय में यहाँ पर सिंध खेड़ा का युद्ध होता है। इसका सिंध खेड़ा का युद्ध, सिंध खेड़ा का
युद्ध होता है यहाँ पर। सिंध खेड़ा का जो युद्ध होता है इसमें भी निजाम के साथ में ये युद्ध होता है, यानी कि निजाम के साथ में पहली संधि तो 1752 में जो कि भलक की संधि हुई थी। देन उसके बाद में यहाँ पे 1757 में फिर से निजाम के साथ में एक और यहाँ पर टकराव होता है और उस टकराव में भी मराठाओं की विजय मिलती है निजाम के साथ में। और इसमें भी यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, कई प्रदेश के कई क्षेत्र यहाँ पर अपने कब्जे में कर लिए। निजाम के साथ में युद्ध हुआ यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला उस कंक्लूजन में यहाँ पर निजाम के कई प्रदेश, निजाम के यहाँ पर कई प्रदेश अपने कब्जे में किए, कई प्रदेश यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिए थे। कई प्रदेश कब्जे में आ गए थे। कई प्रदेश अपने कब्जे में ले लिए थे। सिंध खेड़ा के का जो युद्ध हुआ उस युद्ध के का ये कंक्लूजन निकलता है। अब हम आगे चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है ना, उसको भी नोट करते जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है 1760 की। 1760 में भी एक युद्ध होता है लगातार निजाम के साथ में। जो युद्ध होते हैं वो 1752 से चालू होते हैं, सॉरी 1752 से ये युद्ध चालू होते हैं और लगातार निजाम के साथ में ये आक्रमण युद्ध देखने को मिलते हैं बालाजी बाजीराव के समय। 1752 फिर 1757, इसके बाद में 1760 में भी जो युद्ध हुआ वो भी 1760 का युद्ध निजाम के साथ में ही मिलता है। 1760 का जो युद्ध हुआ वो भी निजाम के साथ में युद्ध हुआ और निजाम के साथ में ये भिड़ंत मिलती है। और ये भिड़ंत कौन सी मिल पड़ती है ये भी नोट कीजिएगा। ये युद्ध होता है उदयगिर का। उदयगिर का युद्ध था ये। कलर से मैं पॉइंट कर देता हूं यहाँ पर, ये उदयगिर का युद्ध है सर, ठीक है, उदयगिरी। उदयगिर का युद्ध, उदयगिर का युद्ध होता है 1760 में मराठा और निजाम को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पर निजाम की दोबारा से हार होती है। यहाँ पर निजाम हारते हैं, निजाम यहाँ पर क्या होते हैं, इनकी हार होती है, निजाम की यहाँ पर हार होती है। और इस हार के पश्चात में निजाम से यहाँ पर 60 लाख रुपए वार्षिक टैक्स कर के रूप में यहाँ पर प्रदेश मिलते हैं। बहुत सारे प्रदेश मिल जाते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर मराठों को मिलता है। यहाँ पर 60 लाख, काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलता है, जो कि 1760 के युद्ध में बालाजी बाजीराव की पेशवाई में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 60 लाख रुपए के प्रदेश यहाँ पर इनको मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर वार्षिक कर के रूप में, वार्षिक कर के रूप में ये प्रदेश मिलते हैं। प्रदेश भी नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त होता है उदयगिर के युद्ध में 1760 में मराठाओं को, निजाम को हराकर। 60 लाख रुपए वाले जो प्रदेश थे वो कौन कौन से थे वो भी आपको यहाँ पर नोट कर लेने चाहिए। वो प्रदेश थे यहाँ पर कौन कौन से, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बाजीपुर, ये सारे जो क्षेत्र थे ये प्रदेश में इनको निजाम को हराने के बाद में मिलते हैं। नोट कर लीजिएगा, दौलताबाद, दौलताबाद के बाद में यहां पर बुरहानपुर और अहमदनगर, बुरहानपुर, अहमदनगर और बीजापुर, ये जो क्षेत्र थे ये निजाम से इनको मिल जाते हैं, जिससे कि इनको वार्षिक कर के रूप में 60 लाख रुपए यहाँ पर
प्राप्त होते हैं, जो कि यहाँ पर लगातार निजाम को हराने के बाद में यहाँ पर प्राप्त हुए बालाजी बाजीराव की पेशवाई में। तो मैंने कौन कौन से ईयर आपको बता दिए, एक बार फिर से हम रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। 1700 मराठा साम्राज्य को मैंने आपको बताया, बालाजी बाजीराव की पेशवाई 1720 से लेकर 1740 तक, जो कि अजयी रहे। उसके बाद में बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा बनते हैं, और 1740 से लेकर 1761 के कार्यकाल में इन्होंने जो कार्य किए वो मैं बता रहा हूं। इसमें नानाजी के नाम से, यानी कि नाना साहब के नाम से भी ये मशहूर थे, और अन्य नाम था इनका। और 1749 में इन्होंने एक प्रमुख संधि की थी मराठा शासक राजा राम द्वितीय के साथ में, और उस संधि को संगोली की संधि कहा जाता है। देन उसके बाद में 1742 में, जब ये 1740 में पेशवाई अपनाते हैं, उसके बाद में 1742 में सबसे पहला कार्य इन्होंने झांसी को मराठा एम्पायर में मिला लिया था, और उसको एक उपनिवेश की तरह शामिल कर लिया था। फिर 1749 में राजा राम द्वितीय के साथ में संगोली की संधि करते हैं, और उसमें पूरे के पूरे राज्य के, मराठा राज्य के अधिकार अपने अंदर में ले लेते हैं। उसके बाद 1751 में उड़ीसा पर अधिकार किया, और उसके साथ साथ में उनके पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार से भी चौथ वसूली थी। 1752 में निजाम और मराठाओं के साथ में युद्ध होता है। भलक की संधि में यहाँ पर ये निपटारा होता है, और भलक की संधि में यहाँ पर बराड़ का आधा क्षेत्र मराठाओं को प्राप्त होता है। फिर 1757 में सिंध खेड़ा के युद्ध में यहाँ पर निजाम से फिर भिड़ंत होती है, आक्रमण होता है, और यहाँ पर भी इनको कई प्रदेश अपने कब्जे में निजाम की हार के साथ में मिल जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़े तो 1760 में निजाम के साथ फिर एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में निजाम फिर हारते हैं, और यहाँ पर निजाम के कई प्रदेश मराठाओं के हाथ में लगते हैं, जिसमें कि 60 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में यहाँ पर प्राप्त होते हैं। वो प्रदेश कौन कौन से थे? अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर और बीजापुर जैसे कई प्रदेश यहाँ पर सम्मिलित थे, जो कि मराठाओं ने यहाँ पर हासिल कर लिए थे। अब हम चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में, क्योंकि अब आ जाता है 1761 का काल। तो 1761 में क्या होता है, ये भी हमें इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको भी याद जरूर करना आप, क्योंकि ये 1761 का जो ईयर है, ये आखिरी समय चलता है बालाजी बाजीराव का, क्योंकि ये तो था, एक कंक्लूजन था वहां पर। और इस समय 1761 ईस्वी में, 1761 में यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है। पानीपत के पहले से ही 2 युद्ध हो चुके हैं, 2 युद्ध जो कि मुगल एम्पायर के समय में हुए थे। मुगल एम्पायर के 2 युद्ध हुए। पहला पानीपत का युद्ध जो कि बाबर के समय हुआ था, दूसरा पानीपत का युद्ध जो कि अकबर के समय में आपको देखने को मिलता है। ये तीसरा पानीपत का युद्ध था, यानी कि पानीपत एक प्रमुख लैंड रहा यहाँ पे, कि लगातार आपको 3 बल्कि 4 युद्ध देखने को मिलेंगे। ये तीसरा युद्ध है। वो चौथे युद्ध की भी हम चर्चा बाद में करेंगे, जब हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये तीसरा पानीपत का युद्ध था, जो कि बालाजी बाजीराव मराठा एम्पायर के सामने मिलता है, और ये 1761 में हुआ था। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध था, जो कि बालाजी बाजीराव की पेशवाई के समय में देखने को मिला। और ये था किसके साथ में? अहमद शाह अब्दाली के साथ में, जो कि एक अफगानी वो था, ये शासक था, उसके साथ में ये युद्ध देखने को मिलता है। और ये होता है 1761 में जनवरी के माह में। नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको सन और सन के साथ में ईयर भी और महीना भी बता रहा हूं, ठीक है ना। ये 14 जनवरी मकर संक्रांति का समय था। सोचिए, 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति का समय होता है, उस समय ये युद्ध हुआ। और ये 1761 में ये पानीपत का युद्ध होता है। और ये युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद
शाह अब्दाली के साथ में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में यहाँ पर मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और इसमें मराठाओं की शक्तियों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ का जो कंक्लूजन अगर हम देखा जाए तो कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ पर मराठाओं की हार होती है। मराठा की यहाँ पर हार होती है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पर मराठा अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासक के साथ में बहुत बुरी तरीके से हारते हैं और मराठा शक्तियों का यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर हनन होता है, नुकसान होता है और मराठा शक्ति यहाँ पर पूरी तरीके से मात खा जाती है। तो यहाँ पर 1761 तक बालाजी बाजीराव की पेशवाई तक का ये शासनकाल मैंने आपको यहाँ पर बताया। और यहाँ पर बालाजी बाजीराव ने जो प्रमुख रोल यहाँ पर 1761 के जो युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत का ये तीसरा युद्ध था, इस युद्ध में जो प्रमुख योद्धा के रूप में अगर देखा जा सकता है तो वो थे यहाँ पर कौन थे, सदाशिव भाऊ। इसको भी समझना जरूरी है। बालाजी बाजीराव ने सदाशिव भाऊ को यहाँ पर एक सेनापति का औधा तो नहीं दिया था, लेकिन सेनापति के रूप में ही यहाँ पर कार्य किया था। यानी कि सेनापति के रूप में एक भूमिका निभाई थी, क्योंकि यहाँ पर सेनापति के रूप में उनके जो पुत्र थे वो पुत्र यहाँ पर सेनापति के रूप में थे। लेकिन एक सेनापति का पूरा रोल सदाशिव भाऊ, जो कि इनके कजिन यानी कि इनका जो ये कह सकते हैं कि इनके भाई का पुत्र था सदाशिव भाऊ, वो यहाँ पर सेनापति के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन सेनापति नहीं थे। एक बार फिर बता रहा हूं, सेनापति नहीं थे। सेनापति का जो रोल था वो इनके पुत्र ने किया था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा पुत्र था, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर इस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी यहाँ पर शहीद हो जाता है। इसमें पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि एक बहुत ही बड़ा धक्का बालाजी बाजीराव को यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पूरी सेना यहाँ पर हार गई थी और बहुत ही विनाशकारी ये युद्ध हुआ था। एक बड़ी सेना थी यहाँ पर जो कि दोनों तरफ में थी। यहाँ पे बात करें तो अहमद शाह अब्दाली की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना थी और साथ में यहाँ पर मराठाओं की भी एक बहुत बड़ी सेना अब्दाली को रोकने के लिए यहाँ पर बालाजी बाजीराव ने भेजी थी, जिसमें कि सदाशिव भाव ने यहाँ पर सेना का प्रतिनिधित्व किया था इनडायरेक्टली। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पेशवाओं ने अभी तक उत्तर भारत में जितनी भी सेनाएं भेजी थी उससे सबसे बड़ी विशाल सेना इस युद्ध में भेजी थी, जो कि पानीपत का ये तीसरा युद्ध था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें मराठाओं ने दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया था, यानी कि एट द एंड दिल्ली पर ही कब्जा करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस कब्जे से उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला था, क्योंकि दिल्ली पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पर क्लाइमेट, जो वहां पर जो क्लाइमेट था, वहां का जो मौसम था, मौसम की मार ये झेल नहीं पाए और बहुत बड़ी सेना थी। उस सेना के लिए खाने पीने की और बाकी के जो सामान थी उसकी रसद यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इस कारण से यहाँ पर इनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और अतः वो यहाँ से दिल्ली से आगे बढ़े और आगे बढ़कर ये पानीपत की तरफ में मूव हुए। और पानीपत में यहाँ पर 1761 का जो युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली के साथ में झेलना पड़ा, बिना रसद के, बिना किसी साजो सामान के, जो कि वहां जो उनके सैनिक थे, जो उनकी सेना थी, सेना के लिए भोजन की व्यवस्था उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाई। साथ ही साथ में ठंड की मार इनको सबसे ज्यादा आघात पहुंची और भूखे रहे ये, तो वो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर इनको देखने को मिला था। 1761 की जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ में, तीसरा युद्ध था और ये एक प्रकार से मराठा एम्पायर का भाग निर्णायक, नोट कीजिएगा, भाग निर्णायक युद्ध था ये, निर्णायक, भाग निर्णायक युद्ध ये साबित होता है, भाग निर्णायक युद्ध साबित होता है।
युद्ध साबित हुआ ये। भाग्य निर्णायक युद्ध ये साबित हुआ, जो कि मराठाओं का अहमद शाह अब्दाली के साथ में 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ, और इसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। और यहाँ पर पेशवा बालाजी बाजीराव का जो युवा पुत्र था, यानी कि जो उनका सबसे वयस्क पुत्र था, वो यहाँ पर सेनापति के रूप में नियुक्त होता है, जिसका नाम था विश्वास राव। उनका जो पुत्र था बालाजी बाजीराव का, वो था विश्वास राव। नोट कीजिएगा, विश्वास राव। विश्वास राव जो कि यहाँ पर एक सेनापति के रूप में आया था, सेनापति था, और उस सेना का प्रतिनिधित्व लेकिन यहाँ पर सदाशिव राव ने किया था। और यहाँ पर जो एक नाम मात्र के सेनापति के रूप में अपने पुत्र को यहाँ पर भेजा था बालाजी बाजीराव ने। तो यहाँ पर वास्तव में सदाशिव भाव था, वो ही प्रमुख था जो कि सेना की कमान उसने संभाल रखी थी। और उस सेना के कमान के साथ में यहाँ पर मराठाओं ने मैदान संभाला था, और साथ ही साथ में यहाँ पर हजारों घुड़सवार के साथ में ये पूरी विशाल सेना, मराठाओं की जो सेना थी, ये अब्दाली की सेना के साथ में भिड़ी थी। और उसमें यहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में यहाँ पर मराठाओं की बहुत भयानक हार होती है। और इस हार का जो वज्रपात था, वो बालाजी बाजीराव ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाया, और वहां पर बालाजी बाजीराव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध का कंक्लूजन ये होता है कि बालाजी बाजीराव यहाँ पर सत्रह सौ इकसठ में, ये इसका आखिरी समय था, और इस समय के 1761 में इस युद्ध के वज्रपात के कारण यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो 1740 से लेके 1761 का जो काल था, वो बालाजी बाजीराव का कार्यकाल था मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन का। और साथ ही साथ में इसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के साथ में देखने को मिलता है। तो यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला, जो मराठा एम्पायर जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, वो है मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन पे अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे, और उसमें हम जो मराठा का अगला पेशवा बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो था माधवराव प्रथम। ठीक है ना, इसकी मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूं। उसके बाद इस पे हम चर्चा जो करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। तो इस पे आप पढ़ के भी आएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अपन जब लेक्चर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अगला जो पेशवा बनता है वो माधवराव प्रथम। प्रथम जरूर नोट कीजिएगा, माधवराव प्रथम जो कि अगला पेशवा बनता है। और ये 1761 में, 1761 ईस्वी में ये पेशवा बनता है, और 1761 से लेके ये 1772 तक ये पेशवा बना रहता है। तो इस पर मैं लेक्चर अगले वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करूंगा। तो इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल एंड। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।